क्यों भारत में एक घर खरीदना एक सपना बनता जा रहा है। देखिए, ये आज के टाइम पे हमारे इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि 160 करोड़ की आबादी तकरीबन, अभी पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हुई है, इतने बड़ी हम 150 चलो बाकी चलते हैं, इतने बड़ी आबादी वाला देश, यहाँ पे एक घर खरीदना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है कि आखिर में भारत के अंदर ये घर खरीदना इतना महंगा क्यों हो गया है कि आज न्यूयॉर्क की जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो हमारे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से भी कम है। लंदन की प्रॉपर्टी रेट जो रेजिडेंशियल और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस के हैं वो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से भी कम है। ऐसा क्या है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अभी जो एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था उसमें पता चला कि 59% ऑफ इंडियंस बिलीव दैट कैन नेवर अफोर्ड देयर होम। ये चीज़ सोचिए, आप इंडियन के अंतर्गत आ गई है, ये सोच उनके अंतर्गत आ गई है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते घर को, इतनी महंगी प्रॉपर्टी है। सो अकॉर्डिंग टू क्रेडाई, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द प्रॉपर्टी ऑफ रेट ऑफ 8 मेजर इंडियन सिटीज इज अप्रॉक्स 11,000 पर स्क्वायर मीटर। आप सोचिए, एक स्क्वायर मीटर की कीमत इंडिया के 8 बड़े मेजर सिटीज में तकरीबन 11,000 पर स्क्वायर मीटर है। मतलब कि अगर मैं सिंपली एक बेड की बात करूं जिस पे हम सोते हैं, सिंगल बेड पे, तो वो लगभग 6/3 का होता है। तो उस बेड को अगर हमें खरीदना हो, उस बेड के बराबर की ज़मीन अगर हमें खरीदनी हो, तो तकरीबन हमें 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। और एक अगर हम 800 स्क्वायर मीटर का अगर जो है फ्लैट खरीदते हैं, जो कि 1 BHK या 2 BHK में आ सकता है, 400 स्क्वायर मीटर का मान के चलिए आप खरीदते हैं, स्क्वायर फीट का सॉरी खरीदते हैं, तो वो तकरीबन हमें पड़ जाएगा 44 से 45 लाख रुपए में। इतनी महंगी प्रॉपर्टी यहाँ पे चल रही है। तो हम आज ये जानेंगे कि आखिर में ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी हुई क्यों है इंडिया के अंतर्गत। तो आप देखिए कहीं भी किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे किसी कंट्री हो गई या कोई स्टेट हो गया, शहर हो गया, हम यहाँ पे एक एज होलसम कंट्री को ले रहे हैं इंडिया को, कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर हमें ये पता करना होता है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स कितने हाई हैं, तो उसका जो पैरामीटर है चेक करने का वो है प्राइस टू इनकम रेशियो। इट मीन्स टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन लाइफ आउट ऑफ विच हाउ मेनी ईयर्स इनकम ही इज गिविंग इन हिज हाउस। मतलब कहने का यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जितना भी इनकम जनरेट करता है पूरी थ्रू आउट हिज लाइफ, इज कैरियर, उसमें वो अपने कितने साल की इनकम को अपने घर को खरीदने में लगा दे रहा है। इससे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज दैट आपके फादर ने 40 ईयर्स जॉब किया, 40 साल उन्होंने जॉब किया, और 40 साल में उन्होंने जो भी इनकम क्रिएट किया उसका एवरेज निकालिए, और उस एवरेज का आप ये निकालिए कि उस पूरे 40 साल की इनकम में उन्होंने कितने साल की इनकम को अपने घर को खरीदने में लगा दिया। इसे बोलते हैं प्राइस टू इनकम रेशियो। तो ये जो प्राइस टू इनकम रेशियो एक पैरामीटर है। तो भाई साहब, ये प्राइस टू इनकम रेशियो इंडिया में पता कितना है? इंडिया में ये है 11, और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो जो 14 है। मतलब एक इंसान इंडिया का वो अपनी पूरी लाइफ में, अपने कैरियर में जितना पैसा कमाता है, वो अपने पूरे इनकम का 11 साल के बराबर का इनकम सिर्फ अपने घर पे लगा देता है। और ये ह्यूज है। देखिए, आप कंपेयर कीजिए न्यूयॉर्क से, तो ये 3.6 है केवल। ऑस्ट्रेलिया से ये 7.6 है। जर्मनी में भी ये 9 है सिर्फ। तो सोचिए, न्यूयॉर्क जैसे शहर में ये 3.6 है। मतलब न्यूयॉर्क का एक बंदा अगर अपना घर खरीदता होगा तो उसका प्राइस टू इनकम इंडेक्स जो है वो 3.6 है। कहने का मतलब उसने अपनी पूरी जिंदगी में, पूरे कैरियर में जो भी पैसा कमाया होगा उसमें से उसका सिर्फ 3.5 साल का पैसा ही उसके घर को खरीदने में गया। और इंडिया में अगर बंदा ने पूरे लाइफ में जितना पैसा कमाया है उसकी 11 साल का पैसा उसके घर के अंदर ही इन्वेस्ट हो गया। तो कितना ह्यूज है ये। तो इसीलिए इंडिया का जो सपना है, लोग खरीद नहीं पा रहे घर, तो कहीं ना कहीं दिखता है। ये सारे रिकॉर्ड्स, ये सारे सर्विस दिखाते हैं। इन द टॉप 10 सिटीज इन इंडिया, हाउस होल्ड इनकम हैव इंक्रीज एट अ CAGR ऑफ 5.4, बट प्रॉपर्टी प्राइसेस सर्ज 9.3। अब देखिए, अगर आप टॉप सिटीज में जाएंगे इंडिया के, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कंपाउंडली जो लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हुई है वो सिर्फ 5.4% हुई है, लेकिन जो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं वो 9.3% बढ़ गए। तो भाई, इनकम में जितनी बढ़ोतरी हुई है, प्रॉपर्टी के रेट में उससे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि लोगों के लिए प्रॉपर्टी अफोर्डेबल होगी? भाई, जितना रेट प्रॉपर्टी का बढ़े, जितना इन्फ्लेशन बढ़े, उतनी इनकम ही तो बढ़नी चाहिए। तो इनकम 5.4% बढ़ रहा है और प्राइसेस 9.3% सर्ज हो जा रही हैं। तो हाउ कैन दे बाय प्रॉपर्टी? अब देखिए, लास्ट 3 डिकेड्स में इंडिया की जो प्रॉपर्टी वो तकरीबन 15 टाइम्स वो बढ़ चुकी है। तो ऐसे में इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल काम है ये प्रॉपर्टी खरीदना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इंडियन हाउस होल्ड हैज 77% ऑफ सेविंग इन रियल एस्टेट, वेयर चाइना इज 52% एंड US इज 44%। अब देखिए, जो कारण निकल के सामने आ रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया में देखिए जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से इंडिया का जो लैंड एरिया ना वो कम है। पहला रीज़न तो ये हो गया, और दूसरा रीज़न ये हो गया कि जो सिटीज़ हैं इंडिया के, ज़्यादातर लोग जाके मेन सिटीज़ में रहना चाहते हैं।
और वहाँ पे मेन सिटीज़ में इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है कि एक ही पर्टिकुलर जगह पे इतने ज़्यादा लोग आके रहना शुरू कर देते हैं कि वहाँ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको कि हम कह सकते हैं कि देखिए इंडिया में ज़मीन और जायदाद या प्रॉपर्टी घर, इसको लोग अपने रिस्पेक्ट से, अपने इमोशन से जोड़ते हैं। इसलिए देखिए एक सर्वे भी कंडक्ट कराया गया था, उसमें पता चला कि इंडिया के लोग की जो सेविंग होती है वो 77% उनकी हाउस प्रॉपर्टी, ज़मीन, लैंड, इन चीज़ों में होती है। वहीं पे चाइना में 52% है, यूएसए में केवल 44% है। मतलब इंडिया में अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए सेव करता है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो 77,000 रुपये तो वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। ये एग्जांपल के तौर पे है। और भैया अनसोल्ड प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं कि एक इंसान है, उसने प्रॉपर्टी खरीद तो ली है लेकिन उसे बेच नहीं रहा है। अब भाई तुम उसमें रह भी नहीं रहे हो, उसको बेच भी नहीं रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई तो मार्केट में कम हो जाएगा। और जब सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अगर डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम रहेगी, तो प्राइसेस तो इन्फ्लेट होंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे। इसके अलावा देखिए अभी इस पर और चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए FSI बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमारे इंडिया में जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है वो बहुत लो है, और ये क्यों है? सरकार की उदासीनता की वजह से है। सरकार इस पर स्टेप्स नहीं ले रही है, शायद वो लेना नहीं चाहती है, या इतना क्रिएटिव माइंड सेट, मतलब वो नए नए होता नहीं, कहते हैं मतलब कि इंडिया में जो लोग भाई ऐसे हैं कि यहाँ चल रहा है तो चलने दो जी, जो आ रहा पुरातन काल से, वही वाली बात है। हालांकि IMF, वर्ल्ड बैंक, बड़ी बड़ी संस्थाएं सब ये बोल चुकी हैं इंडिया को कि भाई आप अपना FSI बढ़ाइए, नहीं तो आपकी इकॉनमी पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल नहीं सोच रही है। आप देखिए, आपको इसीलिए इंडिया में FSI होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा पता करेंगे। देखिए FSI का मतलब ये होता है, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, कि जहाँ पे जिस प्लॉट पे आपकी बिल्डिंग बनी है उतने फ्लोर में आप कितनी मंजिल इमारत बना सकते हो, इसको FSI बोलते हैं। कि भैया आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर लखनऊ शहर है तो अगर वहाँ पे बोला गया कि आप जी इतने बड़े प्लॉट पे 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे आप केवल 3 फ्लोर बना सकते हो, तो ये जो मापदंड है बनाया गया है इसको बोलते हैं FSI। कि मतलब इतने बड़े लैंड, पीस ऑफ लैंड पे आप इतने ही फ्लोर बना सकते हो। तो वो जो मेजरमेंट है, वो जो गाइडलाइन, जो रूल बनाया गया, उसको FSI बोलते हैं। इंडिया में बहुत कम है, इसीलिए इंडिया में आपको बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ये सारी जो मेजरमेंट है ये फॉरेन में बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए देखिए आपको न्यूयॉर्क में, चाइना में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई पड़ती हैं। तो ये FSI, इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमारा जो इंडिया का रीजन है वो सेस्मिक जोन है, यहाँ पे अर्थक्वेक की बहुत प्रॉब्लम आती है, और हम यहाँ पे पुअर मैनेजमेंट है, एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनेगी तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, मिस मैनेजमेंट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा पीछे हटती है FSI से। अब ये FSI को बढ़ा दे तो देखिए इंडिया के अंदर मेट्रो सिटीज़ के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगेंगी और सारे लोग अकोमोडेट हो जाएंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट कर नहीं रही है। अब देखिए मुंबई में जो FSI का रेट है वो है 1.33 से 5, दिल्ली में 1.2 से 3.5, न्यूयॉर्क में 15 है, टोक्यो में 20 और सिंगापुर में 25 है। सोचिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो यहाँ पे काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे डेटा स्काई स्क्रैपर इन इंडिया इज ओनली 122, चाइना इज 3314, मतलब कितना गुना ज़्यादा है, आप सोच सकते हो। यूएसए में तो सिर्फ 899 है चाइना के मुकाबले में। और इनफैक्ट कि इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे कंट्रीज भी इंडिया से आगे हैं, वहाँ पे 136, 138 समथिंग करके जो है स्काई स्क्रैपर्स है। तो स्काई स्क्रैपर्स इंडिया की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। शहरों में बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे पॉपुलेशन कंसंट्रेट होती है, तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। भाई अगर आपको स्कूल कॉलेज जाना है तो आप सोचोगे कि हम 46वें मंजिल पर रह लें, 46 फ्लोर पर रह लें, ये नहीं सोचोगे कि हम 20 किलोमीटर दूर जाके कहीं कर ले लें। तो लोग जो है ना पास रहना चाहते हैं, भले से वो वर्टिकल क्यों ना जाए बड़े बड़े शहरों में, लेकिन लोग हॉरिजॉन्टल नहीं जाना चाहते क्योंकि दूरी है, ट्रैफिक है, सारी चीज़ें हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है। लोग अपने बच्चों के स्कूल के पास, अपने ऑफिस के पास ही रहना चाहते हैं, जहाँ पे मार्केट हो वहाँ पे रहना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा FSI जो है ना, अर्थक्वेक और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा गवर्नमेंट को बढ़ाना ही चाहिए। तो ये भी रीज़न है। आप देखिए जो मैंने आपको भी बताया था कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे NRIs हैं जो फॉरेन में वो डॉलर से पैसा कमा रहे हैं, यूरो से पैसा कमा रहे हैं, और इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद के उन्होंने छोड़ रखा है अनसोल्ड, बेवजह उसकी रेट को बढ़ाने के लिए। मतलब कोई उस रेट पे खरीद भी नहीं रहा है, फिर भी नहीं बेच रहे हैं कि अरे भैया रेट तो बढ़ेगा। तो ये जो 10 करोड़ हाउसिंग यूनिट जो है इंडिया में अनसोल्ड है। अब सोच लो 10 करोड़ ऐसे घर इंडिया में है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लोगों ने खरीद रखा है, लेकिन ना उसमें कोई रहता है, और ना खरीदने वाले उसे बेच रहे हैं, और ना जिनको ज़रूरत है वो खरीद पा रहे हैं। इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और आप देखेंगे कि इंडिया में ब्लैक मनी वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट पे लगा हुआ है। लोग अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, अगर सर्कल रेट क्या कहते हैं 40 लाख का है, तो बिल्डर उसको 1 करोड़ पर बेच रहा है। 40 लाख का जो है पेमेंट करा लिया उसने ऑनलाइन, बाकी 60 लाख उसने ऑफलाइन कैश में ले लिया, और इस तरह करके वो ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है। उससे उनका GST टैक्स भी बचता है, बायर्स को भी सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन बायर फिर उनको खरीद करके फिर वो उनको प्रॉपर्टी को छोड़ देता है, सोचता है कि इसका दाम बढ़ेगा, और बेवजह इन्फ्लेटेड प्राइस और आर्टिफिशियल डिमांड, बेवजह लोगों के दिमाग में ऐसा कि डिमांड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए प्रॉपर्टी के रेट्स हाई है। सच बात तो ये है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो वैकेंट पड़े हुए, खाली पड़े हुए, अनसोल्ड है,
और जिसकी वजह से सप्लाई में कमी हो रखी है और डिमांड बढ़ा हुआ। तो ये डिमांड आर्टिफिशियल डिमांड है, और जब तक ये आर्टिफिशियल डिमांड रहेगा प्राइसेस तो इनकी रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो एफएसआई की बात हमने की, या जो हमने ब्लैक मनी की बात की, या जो हम ये कह रहे हैं कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ रखा है, लोग प्रॉपर्टी लैंड को अपना इमोशन से जोड़ते हैं। देखिए कितना 77% अपने टोटल इनकम का इन्वेस्ट कर रखा लोगों ने। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, या हमारी सरकार की जो उदासीनता है, तो ये सारी प्रॉब्लम मिला जुला के, और भारत की पॉपुलेशन, हमारे देश में इसमें प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इस पर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इसके लिए कुछ कानून रूल्स बनाने चाहिए, और ब्लैक मनी को रोकना चाहिए। ये जो आर्टिफिशियल डिमांड और इन्फ्लेटेड प्राइस से कंट्रोल करना चाहिए, तब जा करके। और गवर्नमेंट को अपनी तरफ से स्कीम्स निकालनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास जो अभी योजना निकाली थी प्रधानमंत्री ने, शहरी और ग्रामीण, इस तरीके की योजना निकालनी चाहिए। जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, या एलडीए में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, इन सब अथॉरिटीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट्स बनाने चाहिए अपनी तरफ से। तो ये सारे मेजर्स अगर सरकार लेगी, तो नो डाउट एक मिडिल क्लास का बंदा भी इंडिया के अंदर अपने घर खरीदने का सपना देख सकता है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में